नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें और ऐसी ख़बरें जो मीडिया में नहीं दिखाई जा रही हैं उस पर तबसरा लेकर के आप लोगों के खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और इसके अलावा सिद्धार्थ भाटिया ने एक बेहतरीन तबसरा किया है दहली तशद्दुद को लेकर के और उन्होंने कहा है कि अक़लियतों को ख़त्म करने का हिंदुत्ववादी मंसूबा अभी तो बस शुरू हुआ है। ये सिद्धार्थ भाटिया की एक तहरीर है और आंखें खोलने वाली तहरीर है। मैं वो चीज़ें आप लोगों को ज़रूर सामने रखना चाहता हूँ ताकि हम में से हर कोई वाकिफ़ हो सके। इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं नाज़रीन। JNU में सड़क का नाम सावरकर मार्ग रखा गया है। दहली फसादात में की कहानी निकल कर के आई है। मोहंदर सिंह ने मुस्लिम मर्दों को पगड़ी पहनाकर महफूज मकाम पर पहुंचाया। और अमेरिका की एयरपोर्ट से एक वीडियो वायरल हुई है जो बड़ी ही तशवीशनाक है कि किस तरह से जो है कोरोना वायरस की वजह से पूरा आलम इस वक्त जद में आ गया। सारी तफसीलात रखता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके अलावा नाज़रीन आप लोगों में से कई लोग ये कहते रहते हैं कि हमें जो आप डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं वो समझ में नहीं आता, लिंक नज़र नहीं आती वगैरह वगैरह। इसलिए मैं वीडियो से आपको यहाँ पे कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। ये अगर आप सिस्टम पर हैं तो जब आप सीधी बात TV को ओपन करते हैं तो इस तरह की वीडियो नाजिल होगी। तो वहाँ देखिए आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये वाली चीज़ ऊपर सीधी बात जो लोगो नज़र आ रहा है वही है। उसी चीज़ को उसी बैग को जो है डिस्क्रिप्शन कहते हैं। ये देखिए क्रजर नज़र आ रहा होगा आपको। ये देखिए जैसे वहाँ आप नीचे वाले मोर में चले जाएंगे तो वहाँ पर जो है बहुत सारी लिंक नज़र आएंगी अलग अलग नाम से, वहाँ पे आपको मिलेंगी। ये वीडियो दोबारा दिखा दें इनको। जैसे ही वीडियो आप जाएंगे एक वीडियो ओपन करेंगे, यहाँ पे ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद नीचे लोगो नज़र आएगा हमारा। लोगो के नीचे सी मोर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे लिंक्स आपको ओपन हो जाएंगे। उस पर फेसबुक के हमारे नए चैनल के सब कुछ हैं। इसके अलावा अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं ये सिस्टम में नज़र आएगा इस तरह का हिस्सा आपको, सब्सक्राइब का बटन और इसके अलावा बेल आइकॉन का, लाइक करने का, अनलाइक करने का, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। इसके अलावा अगर आप मोबाइल में देख रहे हैं ये देखिए मोबाइल में जैसे आप ओपन करेंगे तो वीडियो में आपको यहाँ पे राइट साइड में एक क्रजर दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे इसको आप करेंगे तो नीचे एक फाइल ओपन हो जाएगी। नीचे यहाँ देखिए यहाँ पे सारी नज़र आ जाएंगी, तारीख जो कब अपलोड हुई और हमारे सीधी बात ऑफिशियल की सारी चीज़ें। यहाँ पर आप जाकर के लिंक पर क्लिक करें। किसी भी लिंक पर जो ब्लू में नज़र आता है वो सारी की सारी लिंक्स हुआ करते हैं। आप ऊपर उसके ऊपर लिखा भी होगा सीधी बात ऑफिशियल का। जैसे मिसाल के तौर पर सीधी बात ऑफिशियल आपको ओपन हो गया फिर उसके बाद आप जो है उसको जाएंगे वहाँ पे आपको सब्सक्राइब का बटन भी, अब ये तो सब्सक्राइब्ड है यानी कि ऑलरेडी सब्सक्राइब का बटन भी दिखेगा और बेल आइकॉन भी दिखेगा। तो आप इन दोनों चीज़ों पे अपलोड कर देंगे तो आप जो है सीधी बात के मेंबर बन जाएंगे। बहुत ही आसान है। अगर आप मोबाइल पे जा रहे हैं तो ये जो राइट साइड में ये एरो मार्क है उस एरो मार्क पर क्लिक करते ही नीचे आपको सारी तफसीलात आ जाएंगी, ठीक है। और अगर आप सिस्टम पे हैं तो आप वहाँ जहाँ लोगो नज़र आता है वहाँ पे वो सारी चीज़ें नज़र आएंगी। वहाँ पे आपको हमारे नए चैनल के सारे लिंक्स दिए गए हैं, फेसबुक पेज वगैरह के, आप वहाँ जा कर के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बैकअप ये उन लोगों के लिए थी जो लोग बारहा में फ़ोन भी कर रहे थे और इसके अलावा कमेंट्स में भी तबसरा कर रहे थे कि जो है हमें जाना नहीं मालूम है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बहरकैफ आइए नाज़रीन इसके अलावा भी आप लोगों से बारहा हम लोग सीधी बात की तमाम लिंकों को शेयर करें और इन वीडियोस वगैरह को, और जो बारहा आप लोगों से इमदाद की अपील भी की जा रही है नीचे उसके नंबरात दिए गए। इमदाद किस तरह किया जा सकता है उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। नाज़रीन आइए मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ, एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ इस वक्त, और वो वीडियो आई हुई है अमेरिका से। जी हाँ, कोरोना वायरस की वबा किस तरह से फैली हुई है आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोरोना की मुहलिक बीमारी उसकी वबा के बाइस जहां एक तरफ अमेरिका में दूसरे ममालिक के साथ सफरी पाबंदी आयद है, वहीं अमेरिका से वापस जाने वाले हज़ारों अफराद
हवाई अड्डों पर खार हो रहे हैं। हवाई अड्डों पर तिब्बी मुआयने के अमल के लिए वापस जाने वालों को कई घंटे इंतज़ार में खड़ा होना पड़ रहा है। इस वीडियो में वही चीज़ पेश की जा रही है कि देखिए किस तरह से जो है लोगों का जमघटा यहाँ जमा हुआ है, सिर्फ इस वजह से कि जो है यहाँ पर लोगों को जो है अपना तिब्बी जांच कराकर ही उसके बाद उनको छोड़ा जा रहा है। हाँ, अमरीकी हवाई अड्डों पर वापस जाने वालों की सूरत हाल के हवाले से सोशल मीडिया पर एक फुटेज इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें मुसाफिरों को लंबी कतारों में खड़े देखा जा सकता है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ एक और वीडियो की जानिब, जो वीडियो गोवा के गवर्नर की है। ये पहले कश्मीर के भी गवर्नर थे, आप लोगों को मालूम है। जो 370 का जो आर्टिकल हटाया जा रहा था या जो भी उसके अंदर तरमीम और जो भी इजाफा किया जा रहा था, उस वक्त ये वहाँ थे। अब इनकी एक वीडियो वायरल हो रही है और उसमें कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि गवर्नर का कोई काम नहीं होता। कश्मीर में जो गवर्नर होता है अक्सर वो दारू पीता है और गोल्फ खेलता है, गोल्फ जो खेल का नाम है। बाकी जगह जो गवर्नर होते हैं वो आराम से सो रहे होते हैं और किसी झगड़े में पड़ते नहीं हैं। इस तरह की इस वक्त जो है बयान देकर कि ये गवर्नर साहब इस वक्त जो है मुतनाज़े बन गए हैं और ख़ुद गवर्नर ही दूसरे गवर्नरों की इज्जत उतार रहा है। आप इसको आवाज़ से सुने और ख़ुद अपने जहन में जो तबसरा आता है वो तबसरा कर लें। गवर्नर से कोई काम नहीं होता। कश्मीर में तो जो गवर्नर होता है अक्सर वो दारू पीता है और गोल्फ खेलता है। बाकी जगह जो गवर्नर होते हैं वो आराम से रहते हैं, किसी झगड़े में पड़ते नहीं। मुझे बिहार में भेजा, मैंने कोशिश की वहां शिक्षा में सुधार करने की। ऐसे कॉलेज थे, 110 कॉलेज थे नेताओं के, जिनमें एक भी अध्यापक नहीं था। बीएड का दाखिला करते थे, 30 लाख रुपए देते थे, इम्तिहान करते थे, डिग्री दे देते थे। मैंने सारे खत्म किए वो, और एक सेंट्रलाइज इम्तिहान कराया। नाज़रीन गिरामी, इसके बाद में एक और वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये दिल्ली के तशद्दुद के बाद एक कैंप की वीडियो है, कैंप का मंज़र है, जहाँ फसाद के मुतासरीन जो इस वक्त बेसहारा होकर के कैंप में गुजारा कर रहे हैं, वो इस तरह जो है ट्रेन का खेल खेलते हुए नज़र आए। बच्चों के साथ कुछ 2-3 ख़वातीन भी नज़र आए। ये वीडियो खूब वायरल हो रही है। जो अपने घरों में जो बच्चे अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, पुरसुकून अंदाज में रह रहे थे, उनकी हालत क्या हो गई है कहते हुए, फिर भी इन बच्चों के खेल को देख कर के खुशी का इजहार करते हुए एक सोशल मीडिया के मेंबर ने इस वीडियो को शेयर किया है और कहा है, समवन नीड्स टू टेल द स्टोरीज एंड रियलिटी ऑफ दिस कैंप। यानी कि किसी को चाहिए कि वो इन कैंपों की क्या हकीकत है और क्या कहानियाँ हैं वो लोगों को सुनाएं। ये कहते हुए इस वीडियो को शेयर किया था। मैंने भी महसूस किया कि जो हालात हुए दिल्ली तशद्दुद के बाद, उसका एक ऐसा मंज़र बज़ाहिर लगता है कि बच्चे खुशी हैं, लेकिन उसके अंदर बिना कई कहानियाँ बयां कर रही हैं। मैं वो आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था। बहरकैफ आप इस वीडियो को देख लिए हैं। मैं अब आपको सिद्धार्थ भाटिया की एक तहरीर का खुलासा आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ, दी वायर की शुक्रिया के साथ, और वो बहुत अच्छे अंदाज में इसमें खुलासा किए हैं, तबसरा किए हैं। उन्होंने लिखा है कि बड़े पैमाने पर होने वाले तशद्दुद के बारे में लिखना काफ़ी पेचीदगी भरा काम है। सहाफ़ियों के लिए ख़ास तौर पर जो गैर जानिबदाराना और सही तरीक़े से वाजिब लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हुए रिपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक मुश्किल सूरत हाल है। रिपोर्टर के लिए भी इस तरह की इस्तिलाहात को मुस्तकिल तौर पर इस्तेमाल करना कठिन होता है, जो क़ारीन के मिजाज और रवैये के मुताबिक नज़रियात से अक्सर पाक हो। अक्सर औक़ात कोशिश होती है कि इस तरह लिखें कि नज़रिए से लदे हुए अल्फाज ज़रूरत से ज़्यादा ना हों। सोशल मीडिया पर इस बारे में तबसरे किए गए हैं, क्योंकि दिल्ली में होने वाले तशद्दुद को फसाद नहीं कहा जाना चाहिए। एक ने कहा कि अवामी तशद्दुद के लिए फसाद लफ्ज़ का इस्तेमाल नौ आबादियाती ताकतों के ज़रिए किया जाता था। एक कारी ने कहा कि अपने बड़े हिस्से में तशद्दुद एक तरफा था और मुसलमानों को इसका ख़ास तौर पर निशाना बनाया गया, इसलिए उसको सिर्फ हिंदुत्ववादियों के ज़रिए किए गए तशद्दुद का नाम दिया जाना चाहिए। कुछ लोगों के ज़रिए कत्ले आम लफ्ज़ का भी इस्तेमाल किया गया। ये सब दिलचस्प तबसरे हैं, मगर उनमें से कोई भी मसाइल से खाली नहीं है।
दरअसल मीडिया रिपोर्टिंग में मुख्तसर से काम चलाया जाता है और फसाद सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली इस्तिलाह है। भले ही इस लफ्ज़ से पुलिस इंतज़ामिया के ज़रिए बीच बचाव की कोशिशों के बावजूद फरीकों के ज़रिए आपस में मारकाट करने की इमेज उभरती है, लेकिन हमें मालूम है कि दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ। कोई भी तजुर्बाकार पुलिस अहलकार आपको बताएगा कि अगर पुलिस चाहे तो वो चंद घंटों में इस तरह के तशद्दुद पर काबू पा सकती है। इस मामले में और हिंदुस्तान में माजी में हुए ऐसे कई मामलों में पुलिस बस तमाशाई बनकर नहीं, बल्कि उसने बेबस और बेगुनाह लोगों के खिलाफ तशद्दुद करने वालों का खुलकर साथ भी दिया है। जहां तक आम आदमियों को मुतासिर करने वाले तशद्दुद और जद्दोजहद को मुख्तसर लफ्ज़ों में पेश करने की बात है तो फसाद लफ्ज़ से काम चलाया जा सकता है। हालांकि ये आइडियल नहीं है, लेकिन ज़रूरत महज मीडिया रिपोर्ट से मावरा होकर उस पर गौर करने की है कि आखिर दिल्ली में हुए तशद्दुद का ताल्लुक किस चीज़ से है। इससे पहले भी हथियारबंद ग्रुपों के जरिए मुनज़्ज़म तरीके से अक़लियती कम्युनिटी के खिलाफ, बिलखुसूस मुसलमान, अगर अक़लियत का आम तौर पर लफ्ज़ मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होता है, अक़लियती कम्युनिटी के खिलाफ तशद्दुद करने के वाक़यात हुए हैं। 1984, 1992, 93 और 2002 की यादें हिंदुस्तानियों के दिल से आज तक मिटी नहीं है। इन तमाम मामलों में, यहाँ तक कि उन मामलों में भी जिनमें पलटवार किया गया, जैसा कि 1992-93 में देखा गया, आखिर में अमवात, घरों की तोड़फोड़, दुकानों और कारोबार को जलाने के मामले में सबसे ज्यादा नुकसान अक़लियती कम्युनिटी को उठाना पड़ा। दिल्ली के तशद्दुद में भी इसी पैटर्न को दोहराया गया। मकसद सिर्फ मारना या माजूर बनाना नहीं है, बल्कि उनके इबादतगाहों और ख़ासतौर पर उनके काम करने की जगहों पर हमला करना और इस तरह से उनको माशी तौर पर तबाह कर देना है। ये सब बड़ी होशियारी से किया जाता है। अक्सर हमलावर ग्रुपों के पास मुस्लिम घरों और दुकानों की फहरिस्त भी होती है। फिर भी दिल्ली के फसादात काफ़ी अलग हैं। उसे पिछले 6 सालों में जो कुछ हुआ है और ख़ास तौर पर पिछले 1 साल में जो हुआ है, उसके तनाजुर में भी देखने की ज़रूरत है। ये मुसलमानों का मसला का हमेशा के लिए इलाज करने की बड़ी कोशिश का एक हिस्सा है, जो आरएसएस और उसके मातहत काम करने वाली हिंदुत्ववादी ताकतों, उनके बेशुमार हिमायतियों का सालों से संजोया हुआ ख्वाब है। तकरीबन 1 सदी से आरएसएस रहनुमाओं की सारी सोच इस बात पर मरकूज रही है कि मुसलमानों को किस तरह से मातहत बनाया जाए कि वो दुवम दर्जे के हुकूक से महरूम शहरी बन जाए, क्योंकि अपनी तमाम चाहतों के बावजूद उनसे पूरी तरह से छुटकारा पाना मुश्किल है। पिछले 70 सालों में संघ मरकजी इख्तिदार से बाहर रहा, लेकिन जब और जहां उसको मौका मिला, मसलन गुजरात में, उसने उनको ख़त्म करने की हर मुमकिन कोशिश की। आज इस रियासत में मुसलमान होने की वजह से हर रोज़ ज़िल्लत का खमियाजा भुगतना पड़ता है। उनको ये मुसलसल याद दिलाया जाता है कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। संघ परिवार को जिस घड़ी का इंतज़ार सालों से था, वो घड़ी 2014 में आई, जब नरेंद्र मोदी, जिनकी निगरानी में गुजरात में मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद को बिला रोक टोक अंजाम दिया गया, वज़ीर आज़म बने। उनकी पहली मुद्दत कार में बड़े पैमाने पर कत्लेआम का कोई वाक़या तो नहीं हुआ, लेकिन इस दौरान मुल्क में लिंचिंग के बेशुमार वाक़यात हुए और मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद के अलावा बीजेपी रहनुमाओं के जरिए हेट स्पीच में इजाफा साफ तौर पर देखा गया। इसने एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें अक़लियतों के बारे में बेहद घिनौनी बातें करना आम बात हो गई। यहाँ तक कि मोदी ने भी इंतखाबी मुहिम के दौरान वज़ीर आज़म का अपना लिबास उतार फेंका। मुस्लिम मुखालिफ तआस्सुब तो थोड़ा बहुत पहले से ही मौजूद था, ऐसे में उनके खिलाफ मुस्तकिल तौर पर चलाई गई और इस मुहिम को लहलहाने के लिए ज़रख़े ज़मीन मिल गई। 2019 में भारी अक्सरियत के साथ मोदी की वापसी का साफ तौर पर मतलब था कि उनके हामियों के लिए फ़िरका परस्ती कोई मसला नहीं थी, बल्कि उन्होंने उसको हिंदुत्ववादी मंसूबे पर मोहर लगने के तौर पर देखा और पार्टी उसके रहनुमाओं ने मायूस नहीं किया। आसाम में शहरियों के एनआरसी, जिसको मुसलमानों की छन्नी के मकसद से तैयार किया गया था, मगर जिससे बड़ी तादाद में हिंदू बाहर रह गए, इससे लेकर कश्मीर में 80 लाख लोगों पर बिठाई गई पहरेदारी तक, जिसमें तमाम आईनी इहतिमामों की धज्जियां उड़ाई गई, वहां से लेकर अब दिल्ली के तशद्दुद तक, इन सभी का मकसद मुसलमानों को हाशिए पर धकेलना रहा है। मुस्लिम शनाख्त रखने वाले तालीमी इदारे जैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया गया है और शहरियत तरमीम कानून CAA NRC के कवायद पूरे मुल्क में किए जाने का मंसूबा है। हो सकता है कि एहतिजाज और मुजाहरे ने उसकी तारीख को थोड़ा आगे खिसका दिया हो, लेकिन क्या किसी को इस निज़ाम के आखिरी हदफ को लेकर कोई शक हो सकता है? वाक़यात का सिलसिला अगर मकबूल आम इस्तिलाह का इस्तेमाल करते हुए कहें तो क्रोनोलॉजी अहम है। दिल्ली का तशद्दुद किसी मकामी मसले के हाथ से निकल जाने की वजह से हुआ खुद ब खुद धमाका नहीं है। दिल्ली इंतखाबी तशहीर के दौरान मरकजी हुकूमत में वजीर अनुराग ठाकर ने गोली मारो जैसे नारों से आवाम को उकसाया था, जिसका निशाना साफ तौर पर शाहीन बाग के मुजाहिरीन थे।
इंतखाब के ठीक बाद कपिल मिश्रा, जो कभी आम आदमी पार्टी में था, उसने मुजाहिरीन को हटाने के लिए दिल्ली हुकूमत को अल्टीमेटम दिया। तशद्दुद की शुरुआत उसके ठीक बाद हुई और ना ही ठाकर और ना मिश्रा की जवाबदेही तय की गई। वज़ीर आज़म ने एक पथरीली खामोशी ओढ़ रखी है, अमित शाह का जारहाना अंदाज कायम है और पुलिस की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद जारी रखने की छूट मिली हुई है। इन सबके दरमियान इंसाफ के मंदिर के रखवालों ने मुदाखलत करने की कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई है और उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अदालतों से तशद्दुद को होने से रोकने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इधर सरकारी मीडिया अलग अलग तरीकों से हिंदुओं पर मुसलमानों की जुल्म की कहानियां सुना रहा है। ये सब मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाना, उनसे उनकी शहरियत छीनने के लिए तमाम कानूनी औजारों का इस्तेमाल करना, लाखों लोगों के हुकूक और उनकी जमीन छीन कर उन पर पहरे लगाना और अब कम्युनिटी के सबसे कमजोर तबकों के खिलाफ मंसूबाबंद तशद्दुद करना, इस कम्युनिटी को तबाह करने के बड़े मंसूबे की तरफ ही इशारा करते हैं। नस्ल कुशी की रिवायती शक्लों में जिस्मानी तशद्दुद के कई मरहले हो सकते हैं, जैसे कि रवांडा या बोस्निया में देखा गया, जिसका खात्मा हजारों लोगों की मौत पर होता है। आलमी कम्युनिटी उनको होने से नहीं रोक पाई, लेकिन उसने उनसे सबक लिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गैर जानिबदार हो सकते हैं, लेकिन कई ममालिक जिनमें से ईरान जैसे दोस्त मुल्क भी हैं, उसने अपनी गहरी तशवीश जाहिर की। अक़वाम मुत्तहिदा का हिंदुस्तानी अदालत में अर्जी लगाना हिंदुस्तान की तारीख में हुआ ऐसा पहला वाक़या है। हिंदुस्तान में जो हम आज देख रहे हैं वो नस्ल कुशी का हिंदुस्तानी एडिशन है। हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क में जिसकी बुनियादी जमहूरी इदारों पर टिकी हुई है और जहां एक मजबूत विफाकी ढांचा है, तनव्वुअ के बारे में कोई बात नहीं करता, 20 करोड़ मुसलमानों से छुटकारा पाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आरएसएस इस सिमत में कोशिश करना छोड़ देगा। पार्लियामेंट उसके काबू में है, हुकूमत वो चला रहा है और दूसरे इदारे भी उसके असर में हैं और कई रियासतों में उसके पास शाही हुकूमत की असली ताकत है। सबसे बड़ी बात उसके पास सब्र है। मीडिया उसके प्रोपेगेंडा महकमे के तौर पर काम करता है। वायरस तेजी से फैल रहा है। एक दिन शायद लोग आरएसएस के इस काम के लिए खड़े होंगे। दिल्ली का तशद्दुद रुक गया है, लेकिन अक़लियतों को ख़त्म करने का हिंदुत्ववादी मंसूबा तो अभी बस शुरू ही हुआ है। नाज़रीन, ये है हमारे सिद्धार्थ भाटिया जी ने जो अलग अंदाज में दिल्ली तशद्दुद किस तरह से हुआ और क्यों हुआ, किस तरह से हम लोगों के सामने पूरी तफसील रखने की कोशिश कर रहे थे। और उनका ये आखिर में कहना था, एक मैसेज देना था कि अगर आप इस गलत फहमी में हो कि दिल्ली तशद्दुद रुक गया है और ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, NPR, CA और सारे, अगर आप ये यकीन करने लगे हैं कि रुक गया नहीं है, बल्कि ये तो अभी बस शुरू हुआ है। आगे वो अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए किस किस तरह के रास्ते इख्तियार करते हैं, ये कहना अभी क़ब्ल वक्त होगा। ये कहना है सिद्धार्थ भाटिया का। ये पूरा मजमून था जो मैंने आप लोगों के सामने, मैंने कई मरतबा इसको पढ़ा, इसको छानने की कोशिश की और महसूस किया कि सारी चीज़ों को आप लोगों के सामने भी रखना चाहिए, ताकि आप भी हमारे उन लोगों तक पहुंचा सकें जो इस गलत फहमी में हैं कि जो है दिल्ली का तशद्दुद रुक गया है। नहीं है, दिल्ली में जो तशद्दुद हुआ है वो मीडिया आपको नहीं दिखा रहा है। आप ज़मीनी सतह पर जाकर के जांच करेंगे और अमवात की पूरी डिटेल्स उठाएंगे और किस अंदाज में तशद्दुद अपनाया गया है, किस तरह नदी नालों में लाशों को फेंका गया है, उसकी हकीकी रिपोर्ट निकालेंगे तो आप कई दिनों तक सो नहीं पाएंगे। ये हकीकत है, मीडिया नहीं दिखा रहा है और कुछ मीडिया दिखा रहा है तो वो पूरी तरह से सामने नहीं आ रहा है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से भी जैसे भी हो सकता है वो निकाल करके आप लोगों के सामने रखें और जो हकीकत में मनसूबाबंदी हो रही है, जो साजिश रची जा रही है अक़लियतों के ख़िलाफ़, उसका जो है भांडा फोड़ा जाए। ये हमारी सीधी बात की भी कोशिश है। बहरकैफ़ नाज़रीन, अब आइए मैं आपको ले चलता हूँ। ऐसे बहुत सारे फसादात के मौके पर बहुत सारी कहानियाँ आई, हिंदू को मुसलमान ने बचाया, मुसलमान को हिंदुओं ने बचाया। और मैं बारहा ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान की अक्सरियत में से बहुत बड़ी तादाद, बल्कि बहुत बड़ी फ़ीसद ये नहीं चाहती, लेकिन कुछ लोग जो है वो अगवा कर लेना चाहते हैं, वो पूरी तरह से जो है एक किस्म का माहौल बनाना चाहते हैं। इसमें से वो सिख बरादरी के लोग जो हमेशा मुसलमानों के साथ रहे हैं, उन्होंने उनकी एक कहानी सामने आई है। दिल्ली में 23 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक होने वाले दंगों में बड़ी तादाद में लोग बेघर हो गए और राहत कैंपों में रहने के लिए मजबूर हैं। इतलात के मुताबिक तशद्दुद के दौरान मोहंदर सिंह खालसा और उनके बेटे ने तकरीबन 60 अफराद की जान बचाई। सिख समाज से जुड़े लोग मुतासिरा इलाके में मुस्तकिल लंगर जारी रखे हुए हैं। मोहंदर सिंह 24 फरवरी की शाम का जिक्र करते हुए बताते हैं कि जब पड़ोस की एक मस्जिद में लोग तोड़फोड़ करने पहुंचे तो वो अपनी दुकान पर बैठे हुए थे। उनकी गली में 10 से ज़्यादा मुस्लिम खानदान रहते थे और कुछ लोग मस्जिद में भी रहते। मुझे लगा कि ये लोग करदमपुरी में महफूज रहेंगे और फिर मैंने उनको अपनी गाड़ी में बिठाकर कई चक्कर लगाए और उनको महफूज मकाम पर पहुँचा दिया। उन्होंने बताया कि 2 घंटों में उन्होंने 60 लोगों को बचाया और मर्दों की पहचान छुपाने के लिए उन्हें पगड़ी पहना दी गई थी।
تو ناظرین اس طرح سے جو ہے مہندر سنگھ کی کہانیاں بھی اس وقت سرخیوں میں ہے کہ کس طرح انہوں نے 60 مسلمانوں کو بچانے کے لیے الگ طریقہ اپنایا تھا، جو واقعی میں قابل تعریف ہے۔ ناظرین جے این یو کی بات کرتے ہیں۔ جے این یو میں سڑک کا نام ساورکر مارگ رکھے جانے پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے۔ جے این یو انتظامیہ کے ذریعے سے یونیورسٹی میں ایک سڑک کا نام ساورکر کے نام پر رکھے جانے کے قدم کو شرمسار کرنے والا قدم ٹھہرایا گیا اور اس کی پرزور مذمت کی گئی ہے۔ جے این یو طلبہ یونین کی صدر عائشی گھوش نے اس وقت جو ہے اس اقدام کی مکمل طور پر جو ہے مذمت کی ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ساورکر کون ہے؟ رائٹ ونگ نظریات کے علمبردار ونائک دامودر ساورکر، جن کو وی ڈی ساورکر کہا جاتا ہے، ان کے نام پر ایک سڑک کا نام رکھ دینا یہ بہت ہی حیرانی کی بات ہے، اور بالخصوص جے این یو میں اس طرح کے جو ہے سڑک کا نام رکھنا ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے ایک بہت بڑی سازش محسوس کی جا سکتی ہے، اور ساورکر کی تاریخ کیا ہے یہ بات آپ لوگ پوری طرح سے جان سکتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین آئیے، مدھیہ پردیش میں آج فلور ٹیسٹ نہیں ہوا ہے۔ یہ آج محسوس کیا جا رہا تھا کہ جو ہے اگر آج فلور ٹیسٹ ہوا مدھیہ پردیش میں تو کانگریس کی جو ہے حکومت لڑک جائے گی، لیکن اسمبلی کی کارروائی 26 مارچ تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور کرونا وائرس اس کی وجہ بتایا گیا ہے۔ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے جو ہے اس 26 مارچ تک اسمبلی کی کارروائی کو ملتوی کیے جانے کی وجہ سے کمل ناتھ کی حکومت فی الحال 26 مارچ تک چلتی رہے گی۔ پھر اس کے بعد جب فلور ٹیسٹ ہوگا تو دیکھا جائے گا کہ باقی اراکین ان کے ساتھ ہیں یا بی جے پی کے ساتھ جائیں گے۔ بہرکیف ناظرین بہت لمبا وقت ہو گیا، میں یہاں پر آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر بہت سارے اہم ترین خبریں ہیں، شام کی ویڈیو نیوز میں آپ کو پوری خبریں پیش کی جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔